जय हिंद। दोस्तों, क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रोसेस और सिलेबस में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं? आज के सेशन में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली आपने न्यूज में कुछ इस तरह की न्यूज देखी होंगी, सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट साइकिल टू लॉन्ग शुड बी 6 months और लेस, पार्लियामेंट्री पैनल टू यूपीएससी। सिमिलर न्यूज दूसरे न्यूज़पेपर्स में भी आई है। ये न्यूज बेसिकली कौन सी कमिटी से रिलेटेड है? ये न्यूज रिलेटेड है डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस की रिपोर्ट से रिलेटेड, 126th रिपोर्ट से रिलेटेड। ये रिपोर्ट 15 मार्च को राज्यसभा में पेश की गई थी और 20 मार्च को लोकसभा में पेश की गई थी। इस रिपोर्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे इस सेशन से रिलेटेड, उनको एक बार देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है इस कमिटी की तरफ से, किस तरह की रिकमेंडेशंस दी गई हैं। एक तो ये टेबल इस कमिटी की रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ये बताया हुआ है कि अलग अलग ईयर्स के जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हुए हैं उनकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या थी, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने की डेट क्या थी, और ये जो नोटिफिकेशन और फाइनल रिजल्ट के बीच का टाइम है ये लगभग कितना होता है, ये इस कमिटी ने असेस किया। तो देखा कि ये जो टाइम है ये 1 साल, 5 महीने, 7 महीने, किसी केस में 2 महीने, इसके अराउंड कहीं घूमता है। तो ये जो पूरी की पूरी ड्यूरेशन है, इसके ऊपर कमिटी की तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं। कमिटी का ये कहना है कि ये जो ड्यूरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है वो बहुत ज्यादा है, जो कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। उनके हिसाब से किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो कमिटी अकॉर्डिंगली रेकमेंड्स दैट यूपीएससी शुड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट साइकिल सिग्निफिकेंटली बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। मतलब जो ड्यूरेशन है पूरे साइकिल की वो रिड्यूस होनी चाहिए, बट क्वालिटी जो प्रोसेस की है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये कमिटी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट रेकमेंडेशन है यूपीएससी के लिए। और इसके अलावा क्या चीजें डिस्कस की गई हैं उनको देख लेते हैं। इस कमिटी ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि यूपीएससी जो आंसर की रिलीज करती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, वो करती है जब पूरा का पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फाइनल रिजल्ट सब कुछ आ जाता है, उसके बाद वो रिलीज की जाती है। आपने देखा होगा कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो उसके बाद आपको एक विंडो दी जाती है कि इस विंडो के दौरान आपका कोई ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग आंसर की, क्योंकि वो लोग एग्जाम हुआ उसके बाद आंसर की रिलीज कर देते हैं, तो वहां मौका दिया जाता है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, उन ऑब्जेक्शंस को स्टडी करती है, अगर किसी भी आंसर में उनको लगता है कि हाँ कुछ गलती, कुछ एरर हो गया है तो उसको रेक्टिफाई भी किया जाता है। बट यूपीएससी केस में ऐसा नहीं होता है। प्रीलिम्स के बाद कोई भी आंसर की रिलीज नहीं की जाती, सो किसी भी विंडो का ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सो इस कमेटी का कहना है कि अगर आंसर की जस्ट आफ्टर एनी एग्जाम रिलीज नहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम प्रोसेस की फेयरनेस या वैलिडिटी से कॉम्प्रोमाइज है और कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को वो चीज डिमोरलाइज करती है। इन्होंने ये भी बोला है कि ये चीज रूल आउट नहीं की जा सकती कि यूपीएससी जैसी एजेंसी अपनी तरफ से पूरा का पूरा ध्यान रखती है कि कोई भी एरर्स जो हैं वो ना हो, एकदम फूल प्रूफ तरीके से पूरा एग्जाम हो, आंसर्स भी एकदम फूल प्रूफ तरीके से फाइनलाइज किए जाएं। बट कोई भी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स जो होती है वो रूल आउट नहीं की जा सकती, क्योंकि ह्यूमन एरर वाला एलिमेंट तो डेफिनेटली हो ही सकता है। इसीलिए इन्होंने बोला है कि यूपीएससी में टेक स्टेप्स to publish the answer key right after the preliminary stage of the civil services examination and allow candidates to raise objections। एक important recommendation है। कमिटी ने आगे ये भी बोला है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनसे फीडबैक भी कलेक्ट करनी चाहिए रिगार्डिंग एग्जामिनेशन प्रोसेस। ये अलग अलग टाइम पे ये फीडबैक लेनी चाहिए, अलग अलग स्टेजेस के लिए लेनी चाहिए, कोई चेंज किया जाता है उसके रिगार्डिंग ली जानी चाहिए, सो दैट कैंडिडेट्स को भी लगे कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और फ्रेंडलीनेस है इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा इस कमिटी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रेज किया गया कि जैसे टाइम टू टाइम अलग अलग चेंजेस हुए हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर, जैसे आपको पता है प्रीलिमिनरी के अंदर ऑप्शनल हटा दिया गया, सीसेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया, बाद में सीसेट को क्वालिफाइंग बना दिया गया। जो भी चेंजेस हुए हैं, जैसे मेंस के अंदर 2 ऑप्शनल से 1 ऑप्शनल कर दिया गया, इन फ्यूचर अगर कोई चेंज होता है तो इससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ते हैं इस चीज के ऊपर कि
जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं वो किस टाइप के हो रहे हैं और पहले कैसे हो रहे थे, क्या उनकी क्वालिटी के अंदर कोई वाकई वेरिएशन हुआ है, पॉजिटिव वेरिएशन हुआ है या नेगेटिव वेरिएशन हुआ है, उस चीज को स्टडी करने के लिए भी एक कमिटी बनाई जानी चाहिए। बट यूपीएससी की तरफ से इस कमिटी को यह कहा गया कि हम ऑलरेडी डीओपीटी की तरफ से बासवान कमिटी के ऊपर जो नेसेसरी एक्शंस हैं उनको लेने के लिए वेट कर रहे हैं कि अभी तक डीओपीटी ने बासवान कमिटी की तरफ से जो रिकमेंडेशंस दी थी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। एक बार वो एक्शन ले लेते हैं बासवान कमिटी के ऊपर, उसके बाद अगर कोई भी इस तरह की कमिटी बनाने की सिफारिश उनके पास आएगी तो डेफिनेटली उस चीज को कंसिडर किया जाएगा। साथ ही इस कमेटी की तरफ से यह भी कहा गया है कि एक एक्सपर्ट ग्रुप भी कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है जो कि जो प्रेजेंट स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट है वो क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड अर्बन कैंडिडेट्स को और नॉन इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड रूरल कैंडिडेट्स को, क्या इन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है प्रेजेंट प्रोसेस के अंदर, इसको भी असेस किया जाए एक एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा। उसके अलावा एक्सपर्ट ग्रुप जो है ये भी असेस करे कि एग्जिस्टिंग पैटर्न जो प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन का है क्या वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब एक बराबर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सारे के सारे कैंडिडेट्स के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडमिक बैकग्राउंड। फाइनली एक इंपॉर्टेंट चीज, कमिटी इज ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन कि डीओपीटी यूपीएससी शुड कंसिडर मेकिंग फर्दर चेंजेस इन दिस स्कीम एंड सिलेबस, कि यूपीएससी और डीओपीटी इस चीज के लिए ओपन रहे कि इस एक्सपर्ट ग्रुप की तरफ से जो भी एक आउटकम निकल के आता है, अगर ये फील होता है डीओपीटी या यूपीएससी को कि भाई हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है टू मेक श्योर कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो सबके लिए, तो वो चेंजेस भी करने चाहिए, चाहे वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो चाहे वो सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस कमिटी की रिकमेंडेशंस में हाईलाइट किए गए हैं। ऑल्दो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कमिटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है, ये अपनी तरफ से इनपुट्स लेके एक रिकमेंडेशन दे सकती हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं, बट इनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है, बट कंसिडर डेफिनेटली की जा सकती है। और डेफिनेटली अगर ये चीजें ये हाईलाइट कर रहे हैं तो इनके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ की फैक्ट्स लाइक कि यूपीएससी का जब एग्जाम होता है उसके जो फॉर्म भरे जाते हैं, जितने कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं उसके नियरली जस्ट 50% ही एक्चुअली अपीयर होते हैं एग्जाम डे पे। सो इन्होंने ये भी कहा है यूपीएससी को कि उनको असेस करना चाहिए कि इसके पीछे क्या एग्जैक्टली रीजंस हैं जिसकी वजह से सिर्फ 50% कैंडिडेट्स ही अपीयर होते हैं फाइनली। इसके अलावा जो आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज है हमारी कंट्री के अंदर वो भी इन्होंने हाईलाइट किया है और उसके रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस इन्होंने पिन पॉइंट किए हैं और अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको क्लियर हुआ है कि ये कमिटी ने क्या अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। ऑल्दो हम ये नहीं कह सकते कि इनकी वजह से कुछ चेंजेस होंगे और अगर होंगे तो वो कब होंगे। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।